नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। माधव निदान में 73 नंबर का श्लोक देखिए, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है। और मैं कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूं, ताकि अगर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। तो आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। अभी हम लोग चिकित्सा नहीं, माधव निदान पढ़ेंगे। इसमें निदान बताया है सब, और हमें जानना जरूरी है। अगर हम लोग क्लिनिकली डायग्नोसिस करने में परफेक्ट रहे, तभी हमारे पास हर पेशेंट जो आते हैं उसका एनालिसिस करके अच्छा दवाई दे सकते हैं। तो आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है 73 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसा बताया है कि मूत्राशय में वातजन्य अनेक विकार होते हैं। मारुते नुगुणे बस्तो मूत्रम सम्यक प्रवर्तते, विकार विविधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति च। मतलब मूत्राशय में वायु जब अनुलोम रहता है, यहाँ पे प्रतिलोम नहीं है, अनुलोम ही है प्राकृत अवस्था में, तो मूत्र अच्छे प्रकार से उतरता है। और यदि प्रतिलोमित हो जाता है, मतलब उल्टे डायरेक्शन में अगर अपान वायु जा रहे हैं, तो अश्मरी मूत्रकृच आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि लोग ना क्या करते हैं कि मूत्र वेग का विरोध कर रहे हैं, मूत्रवेग को रोक के रख रहे हैं कोई ना कोई कारण से, या फिर ये मल वेग का अवरोध कर रहे हैं, या अपान वायु का अवरोध कर रहे हैं, तो ये प्रतिलोमित हो जाता है वायु, और अश्मरी और मूत्रकृच ऐसे क्लिनिकली हमारे पास पेशेंट आते हैं। केस टेकिंग में हमें सब समझ आता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि अष्टिला व्यतिरिक्तमपि अष्टिला व्यतिरिक्तामपि वात विकृतिम मूत्ररोधिनीम आह मारुद इत्यादि। इसका मतलब ये है कि अष्टिला के बिना भी मूत्र को रोकने से वात विकृति हो जाया करती है, उसका निर्देश करते हैं मारुद इत्यादि से। अनुगुणे मतलब वायु के अनुलोमित होने पर तो कोई बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन अनुगुणे अनुलोमे प्रतिलोमे मारुति संबंधा, मतलब अगर अनुलोमित हो रही है तो कोई बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन अगर प्रतिलोमित कर दिया जाए तो वह जरूर अश्मरी या फिर मूत्रकृच्छता ऐसी बीमारी कर जाएगी। वायु जो है, वायु का रुक्ष गुण है, वायु का खर गुण है, वायु का चल गुण है, वायु का सूक्ष्म गुण है। तो अगर आपने वायु को नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं बहने दिया, तो वह उल्टा डायरेक्शन में जाएगा और अपने गुण से वहां वहां आपके जो दोष है, दुष्य है, उन सबको विकृत करेगा। मतलब पित्त को भी करेगा, कफ को भी करेगा, और जो दुष्य है वहां के रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, उनको सुखाता है, सुखाता है, रुक्षता करता है, खरता करता है, परुषता करता है। तो उसके वजह से फिर क्या होता है कि वहां पे मूत्रकृच्छता और अश्मरी ऐसी बीमारी होती है। फिर विकारा अर्थात अश्मरी मूत्रकृच्छादि अनेक प्रकार के रोग हो जाया करते हैं। बस्ती प्रदेश में वायु के अनुलोम होने पर मूत्र ठीक ठीक उतरता रहता है। यदि बस्ती प्रदेश में वायु प्रतिलोम हो जाए तो पत्थरी हो जाती है, मतलब किडनी स्टोन हो जाता है, मूत्रकृच्छता हो जाता है, मूत्राघात हो जाता है, ऐसे अनेक रोग हो जाया करते हैं।
तो मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बताइए इस पे। डॉक्टर पूजा रच मैम, विकास जी, आप लोग बताइए, आप लोगों ने किडनी स्टोन के पेशेंट देखे हैं या मूत्र कृच्छता के, तो उसमें हेतु मिला है कि वेग अवरोध किया? विकास जी आप कुछ बताएंगे? अगर नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, प्रणाम बोलो। सर। हाँ सर, आपने ऐसे हेतु देखे क्या पेशेंट हाँ में? सर, हेतु तो मिलता ही है, वेग अवरोध का ज्यादातर हेतु मिलता है। तो कितना कितना देर तक रखते हैं मूत्र वेग का रोक के? क्या सर? टाइमिंग कितना रहता है, मतलब कितने दिन, कितने देर तक मूत्र वेग करते हैं, अवरोध करते हैं? 2 घंटे, अब 3 घंटे? अक्सर जैसे कोई काम करने वाले हैं या फिर स्त्रियां हैं तो इनमें भी थोड़ा सा लज्जा के वश नहीं जाती हैं। हाँ दु, दुकान वाले हैं, पेशेंट देख, अरे उनके ग्राहक देखना होता है तो वो उसमें नहीं जाते हैं। हाँ या कुछ पानी भी कम पीते हैं, उसमें भी इस तरह का देखा जाता है सर। हाँ। हाँ। मतलब ये जो आयुर्वेद में लिखा है ये सच में होता है ना? हाँ सर, होता है, हेतु नहीं हो तो बीमारी थोड़ी होती है। हाँ जी, थैंक यू आपका। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। जी सर, ये हेतु मिलता ही है और जो आयुर्वेद में लिखा लिखा है सभी हेतु मिलते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि हम ही समझ नहीं पाते। अभी जब हम पढ़ने लगे हैं तो पता चलता है कि इसमें लिखा एक-एक शब्द सही होता है, कोई ऐसे ही नहीं लिखा होता है। वेगावरोध भी मिलता है सर और अत्यंबुपान भी मिलता है सर और मलावरोध भी मिलता है। हाँ जी सर। हाँ, ये क्या होता है ना कि वायु को आपने रोक दिया जी प्राकृतिक, सर। तो फिर वो वायु जाएगा, रुक्षता करेगा ही, और फिर वो दूषियों को दूषित करेगा और दूषित करेगा, और उसके बाद में मूत्र कृच्छता और अश्मरी तो 100% होता है। जी सर। और अभी तो ये कोई भी डिजीज हो ना उसमें ये हेतु तो मिलता ही मिलता है, जी सबकी जो लाइफस्टाइल है उस वजह से। जी जी सर। ठीक गुड है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कंप रोग के लक्षण। कंप, अगर ये कंपन हो रहा है, पार्किंसन डिजीज में भी देखते हैं हम लोग कि इंसान कांपते रहता है। माइस्थेनिया ग्रेवियस में भी थोड़ा कंपन होता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं, आयुर्वेद क्या बोलता है। सर्वांग कंपः शिरसो वायु वेपतु संज्ञकः, मतलब सभी अंगों में कंपन हो, सिर में कंपन हो, हाथ पैर आदि किसी अंग में कंप हो, उसको वेपतु या कंप रोग कहा जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं, वेपतुर वात विकारम आह सर्वेत्यादि शिरसा कंपेति संबंध शिर इत्येवोपलक्षणम तेन हस्तयोदेरपि कंपो वेपतुर इत्यर्थः, मतलब वेपतु नामक वात विकार को कहते हैं। सर्वेत्यादि, सिर भी कांपता है, इस प्रकार समन्वय कर लेना चाहिए। सिर का कंपन होना, यह एक मतलब इन्होंने बताया है। सिर या अंग सब शब्द अंग की ओर संकेत करता है, इससे हाथ और पांव में कंप होने का भी ग्रहण किया होता है। सारे शरीर में अथवा सिर में, हाथ में, पांव आदि एकांग में होने वाले कंप को वेपतु कहते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो कृपया बताइए। शरीर कांपते रह रहे हैं, सिर कांपते रह रहे हैं, ऐसे देखा है आप लोगों ने पेशेंट इसमें? हाँ जी बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम। सर पार्किंसनिज्म को भी इसी में ये करेंगे ना, इंक्लूड हाँ करेंगे? बराबर। हाँ, तो तो उसके आपने तो पेशेंट पेशेंट, देखे हैं? हाँ सर आते हैं पार्किंसनिज्म के पेशेंट्स। तो क्या सिम्टम्स क्या रहते हैं क्लिनिकली? सर शुरुआत यूजुअली हाथों के कांपने से देखी गई है और पेशेंट जो है वो अपने साइन जो है उसके वो डिटीरियोरेट होते जाते हैं, मतलब शुरू में थोड़ा थोड़ा, फिर उससे ज्यादा ऐसे डिटीरियोरेशन मिलता है उसमें सिग्नेचर्स में। फिर मेनली सर हाथों में और सिर में भी देखा है सर, सिर भी साथ साथ सिर भी ऐसे हिलता रहता है और तो इस तरह के लक्षण देखे हैं सर। तो आप क्या मेडिसिन देती है? तो इसमें हम कुछ ना कुछ कौंच के योग देते हैं सर और वात शामक औषधियां। अच्छा, इसमें स्नेहन स्वेदन और अत्यवात शामक उपचार जैसे बस्ती, नस्य, घृतपान, दीपन पाचन करके ये सब देना पड़ता है, वायु का अनुलोमन करने वाले। जी हाँ, प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, ब्रेन में ये सब आ जाता है। और हेतु में क्या मिलता है, काम शोक भयाद वायु,
काम से, शोक से, भय से। और शोक ये सिम्टम्स जरूर रहते हैं, मतलब वो डिप्रेशन की हिस्ट्री रहती है बहुत ज्यादा। जब हम संहिता पढ़ते हैं ना तो हमें सब चीज क्लियर समझ आता है कि हाँ ऐसा। और सच में मतलब कभी कभी सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस हो जाते हैं उनमें। और फिर सेरेबेलम का भी एट्रोफिक चेंजेस रहते हैं उसमें। तो इसमें जो भी लिखा है ना एकदम 100% सही है। और उसमें फिर हमें यही सब मेध्य द्रव्य देना पड़ता है, फिर बस्ती देना पड़ता है, मुस्तादी यापन, यापना बस्ती बहुत सारे देने पड़ते हैं, बदल बदल के देना पड़ता है, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और किसी ने पेशेंट देखे हैं तो बताइए, पार्किंसन के या एल्जाइमर्स के अगर देखे तो, कंपवात के। इसमें भैषज रत्नावली में बताया कंप वातारी रस, तांडव वातारी रस, या फिर श्यामादि कषाय। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। किसी को बताना है? डॉक्टर मिनल मैम, आपने देखे हैं ऐसे कंपवात के पेशेंट? प्रणाम सर। जी प्रणाम। हाँ सर, कम्फवात का पेशेंट चल भी रहा है अभी एट प्रेजेंट मेरे पास। उसका थेरेपी ले रही हूँ। अभ्यंगम, स्वेदन, बस्ती, नस्यम, शिरोधारा, यही सब उसका। और ओरल मेडिसिन में जैसे कि बाथर द्रव्य जो है, और डोपामिन रिलीजन के लिए सर हमारा जो सबसे अच्छा कॉन्च पाक आता है उसका कॉम्बिनेशन ले रही हूँ सर। कई चीज़ों में उनको आराम भी है। जो उनका फ्रीजिंग गेट होता था बहुत जल्दी जल्दी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हुई है। और सर उनका मेलास्टम रहता था, वो चीज़ खत्म हुआ है। अभी तो सर मेडिसिन के साथ ही चल रहे हैं, और उनकी एलोपैथिक मेडिसिन भी साथ में चल रही हैं, लेकिन उनकी धीमे धीमे उनकी डोजेस कम कर रही हैं। तो तो हेतु हाँ क्या सर। मिला? हेतु आपने निकाला? सर ओ ओल्ड एज है, 70+ एज है। वैसे तो काफी एक्टिव है वो। घर वालों का ये कहना है कि मतलब किसी भी चीज से कभी डरते हो, या फिर ये नहीं कि मैं ऐसे कंडीशन में हूँ तो मैं बाहर नहीं जाऊं। उनका टहलना करना तब भी रेगुलर रहता है। शायद सर उनका वेग ऑफ रोड एक कारण रहा जो मैंने उनकी हिस्ट्री ली, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक फैक्ट्री में अपना सिटिंग जॉब है उनका, तो काफी समय तक वो वर्क पे ज्यादा अपना ध्यान देते थे। तो वेगा अवरोध एक वहां पर मुझे लगा कि संप्राप्ति बन उसके कारण बनी होगी शायद। क्योंकि और कोई वैसे उनका जो भी आहार विहार है वो भी रुक्ष नहीं था। रात्रि जागरण का भी कोई मुझे उनको उनका नहीं हेतु दिखा। एक सिर्फ वेगा अवरोध का मुझे हेतु नजर आया उनके अंदर। आप तो नहीं है, लेकिन हाँ पहले ये चीज थी उनके अंदर कि वो काफी लंबे समय तक सिटिंग्स रहती थी, तो वो इस चीज को होल्ड करते थे। तो तो ये आयुर्वेद का लिखा है सब कि वेगावरोध, ये सच में है क्या? हाँ सर, हम जब हेतु के लिए कभी भी हिस्ट्री लेते हैं तो एक बार में नहीं नजर आता, तो हम उसको दोबारा दोबारा पेशेंट से पूछे तो मालूम पड़ता है कि हमारे जो टेक्स्ट पे लिखा है कि वो चीज कहीं ना कहीं सही निकलती है। क्योंकि वो चीज लोगों की लाइफस्टाइल में इस कदर मतलब यूजुअल होती है, तो वो उस चीज को नॉर्मल मान के चलते हैं। वो उस चीज को अहमियत ही नहीं देते कि। लेकिन हमें ये पता है कि हाँ, अगर आपने किसी भी अपने धारणीय वेग के वेग को रोका तो वो आपकी वायु को कुपित करेगा। तो ये चीज उन लोगों को बतानी पड़ती है बाद में कि नहीं जी, ये चीज आपके लिए सही नहीं है, इसको आप बंद करिए। यही आपका एक कारण रहा कि आपको यह रोग जो डेवलप हुआ है। तो ये चीज सर हिस्ट्री टेकिंग के बाद मालूम पड़ता है प्रॉपर। एक बार में तो निकला भी नहीं था, बाद में कई बार मैंने जब उनसे पूछा तब ये चीज से निकल के आ पाई थी सर। तो आप क्या ये शिरोधारा, नस्य, बस्ती ये सब कर रही है? हाँ, ये सब तीनों प्रोसीजर्स चल रहे हैं सर अभी उनके। जी। इसमें उनका अभी जो भी वस्तियां है वो अभी क्षीरबला से ही मेनली ले रही हूँ। और नस्यम में भी क्षीरबला का प्रयोग किया है सर। और अभ्यंगम में उनका महामास, सहचर आदि प्रसारण, यही बल्ले तेल जो है वो चल रहे हैं। तो उनको क्या पूरा बॉडी में कंपन था कि सिर में कंपन था कि हाथ पैर में था? सर उनको कंपन वाला पार्किंसन का इफेक्ट नहीं था। उनको फ्रीजिंग गेट वाला प्रॉब्लम था, और उनकी वॉइस जो है वो काफी धीमी ब्लर सी हो गई थी। वॉइस में भी उनको रिकवरी हुई है कि मतलब बहुत क्लियर तो नहीं, लेकिन तब भी उनकी आवाज अब साफ मतलब सुनाई पड़ने लगी है। पहले उनका वॉइस जो है हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ता था कि वो क्या बोल रहे हैं। और उसके अलावा वो चलते चलते रुक जाते थे एक जगह, फिर 1 सेकंड के बाद में दोबारा चलना शुरू कर पाते थे। ये इनका एक प्रॉब्लम था।
ये एक वैरायटी है सर उसकी पार्किंसन की, जिसमें कि कम्पवात में कंपन एक लक्षण कहा है, लेकिन यहाँ पर डोपामिन के ही डेफिशिएंसी का, जो माइंड और मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो फ्रीजिंग गेट का भी प्रॉब्लम आता है। बराबर। और वो भी डोपामाइन खाते हैं, लेवेडोपा मेथिल्डोपा ऐसे, तो 4 घंटे 5 घंटे जब तक बॉडी में है वो तब तक काम करते हैं, नहीं तो फ्रीज हो जाता है पूरा। हाँ सर, वही प्रॉब्लम था उनका। हाँ। सर अभी चल रहा है, प्रोग्रेस में सही है पेशेंट की। अभी कंटिन्यूअसली 1 मंथ उन्होंने आने के लिए बोला है, फिर जैसे रिजल्ट्स होते हैं मैं बताऊंगी सर। जी। सर आपका स्वास्थ्य सही है सर? हेडेक है और सर्दी है, लेकिन मेरे सर को बिना पढ़ाए रहा भी तो नहीं जाता, मुझे भी तो पढ़ना होता है। हाँ सर, जो हम लोगों के रूटीन बन गए हैं, और मतलब वो एक, मतलब पढ़ाई की जो एक लत लगी है, लती कहेंगे सर इसे, वो बिल्कुल सर यहाँ भी वायरल काफी चल रहा है। इस एरिया में भी वायरल का बहुत ज्यादा प्रकोप है सर। अभी वर्षा ऋतु निकली है और वायरल बहुत ज्यादा फैला हुआ है इस टाइम यहाँ पर भी। हम्म, ठीक है। और किसी ने पेशेंट देखे हैं तो बताइए, कंप रोग किसी ने देखा है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। क्यों आप लोग देखिएगा, कंप रोग के हेतु जरूर निकालिएगा कि क्या हेतु है। अगर हेतु समझ गया तो फिर ट्रीटमेंट करना बिना कारण के कार्य नहीं होता है। शरीर में विकृत कार्य भी हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। आगे बढ़ते 74 और 75 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें खल्ली और ऊर्ध्ववात के लक्षण बताए। श्लोक में ऐसे बता रहे हैं कि खल्ली तो पाद जंगो रूख कर मुला व मोटनी, अधः प्रत्यतो वायु श्लेष्मणा मारुतेन वा, क्रोधोद्गार बाहुल्यम ऊर्ध्ववातः स उच्यते। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पैर में, जंघा में, उरु में, हाथों की संधि में यदि वायु का प्रकोप हो जाता है और ऐंठन होती है, उसे खल्ली कहते हैं। मतलब एक तरह से स्पाजम होता है और वायु का प्रकोप इतना ज्यादा हो रहा है कि ऐंठन हो रही है, स्पाजम हो रहा है। वो दूसरा बोल रहे हैं कि कफ अथवा वायु के विकार से अधोवायु कुपित हो जाए और ढकारे आने लगे तो उसे ऊर्ध्ववात बोलते हैं। मेरे पास तो ऐसे पेशेंट बहुत सारे हैं कि कहीं पर भी प्रेस करे तो उनको ढकार आती थी, कहीं पर भी प्रेस करे, और उनका हेतु यही मिला कि चिंता करना, वेगावरोध करना, और उनके पैरों के जो अंगूठे हैं वो दबाए तो बेहोश हो जाते थे, इतना उनका ऊर्ध्ववात था। तो फिर उसमें पूरा मैंने शोधन कराया, वमन विरेचन वो करा के फिर बस्ती दिया, तब ठीक हुए। कहीं पर भी उनको करो ना ऐसे प्रेस, और ज्यादातर जॉइंट्स में प्रेस करे ना तो उनको ये ढकार जरूर आती थी। आप लोगों ने ऐसे देखा है पेशेंट, या खल्ली रोग के या ऊर्ध्ववात के कुछ एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए। एलोपैथी के डॉक्टर्स तो बोल देते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक दवाइयां देते हैं। इसमें टीकाकार क्या बोलते हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप बोलिए। खल्ली इत्यादि, खल्ली सिराव मोटन इति लोके, अधः प्रत्यतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन च, क्रोत्योद्गार बाहुल्यम ऊर्ध्ववातम प्रचक्षते इत्यत्रादिकम केचित पठन्ति। खल्ली इत्यादि, खल्ली के रोग को श्राव मोटन भी कहते हैं। विजय लक्षण मधुकोश में ऊर्ध्ववात के लक्षण लिख देते हैं, किंतु उसके पश्चात मूल में उसका लक्षण लिख दिया है। फिर बोल रहे हैं कि पांव, टांगों, करमूल आदि शाखा प्रदेशों के ऐंठने को खल्ली कहते हैं, अर्थात वायु के प्रकोप से प्रायः हाथ, पैरों, उरु प्रदेश व टांगों में ऐंठन हो जाया करती है और कुछ काल के लिए मुड़ जाया करते हैं, और जिस कारण मनुष्य तिल मिला उठता है। प्रचलित भाषा में इस रोग को ऐंठन बोलते हैं या कड्डल बोलते हैं। मतलब वो जो स्पाजम आता है, नस पे नस चढ़ता है। फिर साधारणतः उस अंग को दबाने व संवाहन करने से खल्ली ठीक हो जाती है। यदि वायु का प्रकोप अधिक हो जाए तो साधारण शीत लगने पर भी हो जाया करती है। दूसरा बोल रहे हैं, कफ और वायु के द्वारा नीचे की ओर धकेली हुई वायु ऊपर की ओर उठकर जब अधिक ढकार आने लगते हैं तो उसे ऊर्ध्ववात कहते हैं। तो आप लोग के पास तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनको खल्ली रोग होता है, नस पे नस चढ़ना, थाइस मसल्स, काफ मसल्स में नस पे नस चढ़ना, ऐसा देखा है? डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, आपने देखा है ऐसे पेशेंट? कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। हाँ सर, प्रणाम सर। आप इसमें जो सर ऊर्ध्ववात के और खल्ली दोनों ही तरह के पेशेंट सर काफी आते हैं। जो मेनली मतलब लेडीज में ये क्या होता है कि वही जो वायु के प्रकोप के कारण है, उसके कारण पे
नहीं बहुत समय तक वो भोजन नहीं कर रही हैं या फिर वेग का अवरोध कर रही हैं, ये रीजन उनके अंदर काफी टाइम मिलता है सर। तो उनको ये जैसे कि पैर में पायटा आना जैसे बोलते हैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में, ये बहुत ज्यादा रहता है सर बहुत पेशेंट्स को। तो यहाँ तो एलोपैथ वाले तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी कह के उसको बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करवाते हैं सर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। न्यूरोबियन के अगर इंजेक्शन वगैरह लगवाना या बी कॉम्प्लेक्स का सेवन करवाना, ये उन लोगों का थेरेपी रहता है। और हमारा सर अगर हम अभ्यंगम स्वेदन करके वायु का अनुलोमन करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। इसी तरह से ऊर्ध्ववात के पेशेंट में भी सर कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनका अभियान शुरू करो डकार है बहुत आती है। तो सर वैसे पेशेंट्स तो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इन सब में सर वायु के ऊपर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, वायु का अनुलोमन कर दीजिए और अभ्यंगम स्वेदन करिए, स्नेहन से बहुत अच्छा असर आता है सर इसमें। तो आपको लगता है कि आप मतलब बीएमएस की हैं, डॉक्टर बनी है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है बीमारी अपना सर पैथिक? हम लोगों का, मैं एलोपैथिकली कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आयुर्वेद रोग का कारण ढूंढता है और उस कारण पे वर्क करता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। हम जब तक कारण नहीं खत्म करेंगे, सिर्फ सिम्टम्स पे वर्क करेंगे, तो वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद वो रिलैप्स होता है जरूर से। तो जब तक हम अपना रोग का कारण ढूंढें और कारण पे वर्क करते हैं, इसलिए हम ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने ट्रीटमेंट्स में। ये वही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आयुर्वेद को बेटर करता है किसी भी अदर पैथी से। वही तो। और किसी को कुछ बताना है? उर्दू हाथ के तो मैंने इतने पेशेंट देखे कि क्या बताए, वो कहीं पर भी ऐसे टच होता है। शंकर जी बोलिए सर। थोड़ा माइक के पास बोलिए ना सर, माइक। सर माइक के पास बोलिए। सर हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए सर। हाँ सर, देखिए सर ऐसे पेशेंट सब मैंने, वो मतलब पैरों में ऐंठन वगैरह जैसे आने लगती है, मतलब ये जैसे पंखे के नीचे जैसे ज्यादा कोई सोता है या ठंडी हवा में जाता है तो उसमें पैरों में ऐंठन जैसे जकड़ाहट जैसे होने लगती है सर। तो तो आप सर क्या उसमें चिकित्सा देते वात हैं? सामक वगैरह क्या सर? आप क्या चिकित्सा देते हैं? सर उसमें वात, हाँ सर इसमें वात सामक और मेडिसिन वगैरह देने से मतलब स्नेहन स्वेदन वगैरह करने से सर इसमें फायदा मिलता है सर इसमें। जी। तो स्नेहन किस तेल से करते हैं? सर इसमें स्नेहन सर महानारायण तेल वगैरह या महाविश्वगर्भ तेल वगैरह से भी करने से फायदा मिलता है सर इसमें। जी और सर इसमें बस्ती मात्रा बस्ती वगैरह देने से भी सर फायदा मिलता है सर। जी ठीक है सर, थैंक यू। इसमें एक एक व्याधि सारे लोगों को देखने को मिलते हैं, ऐसे एक भी नहीं है कि हमने छोड़ दिया। सभी खल्ली भी दिखता है, उर्दूवाद भी दिखता है। और किसी को शेयर करना है कुछ एक्सपीरियंस? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। 76 और 77 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें अनुक्त वात रोगों का विवरण है, मतलब जो बीमारियों का अभी नाम नहीं दिया है यहाँ पर, अनुक्त है। अनुक्त मतलब जो माधव निदान में अनुक्त है, इसका मतलब ये नहीं कि बीमारियां नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि स्थान नामानुरूपश्च लिंगे शेषान विनिर्दिशेत सर्वेषु वेतेषु संसर्ग इत्यादि रूप लक्षयेत हनुस्तंभार्दित आक्षेपक पक्षाघातपतानकः कालेन महता वाता यत्नात् सिद्ध्यन्ति वानवा नरान बलवत्वत् वत्सवेतान साधे निरुपद्रवान। वैद्य को इस प्रकार और भी वायु के अनेक रोग स्थान और नाम के अनुरूप और लक्षणों जैसे कुक्षी शूल हो गया, नख भेद इत्यादि को देखकर समझना चाहिए। जैसे कि अगर क्रैक हो रहा है, नेल्स में क्रैक हो रहा है, तो भी वात रोग है। कुक्षी शूल मतलब पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत सारी व्याधियां होती है। तो वायु के रोग जो रहते हैं पित्त कफ और रुधिर के संसर्ग से दो दोषों से अथवा तीन दोषों से हो जाते हैं। हनुस्तंभ अर्दित आक्षेपक पक्षाघात अपतानक वायु के कठिन रोग होते हैं। ये बहुत प्रयत्न करने पर बहुत समय में किसी के अच्छे हो जाते हैं, किसी के नहीं होते हैं। अब जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है,
उसमें तो बहुत सारे पेशेंट ठीक ही नहीं होते, क्योंकि इतना वायु का प्रकोप हो जाता है, इतना हो जाता है कि ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। यदि विकार उपद्रव रहित और रोगी बलवान हो तो साध्य अन्यथा असाध्य हो जाते हैं। आप लोग को कुछ ऐसे कहना है तो कहिए, तब तक मैं टीका पढ़ देता हूँ। इसमें बोल रहे हैं अनुक्त वात रोग एक मिनट, अनुक्त वात रोग संग्रहार्थम महा स्थान इत्यादि, मतलब अनुक्त वात रोग का उपसंहार करते हुए कहते हैं स्थान इत्यादि, स्थानानुरूप लिंग ही, अर्थात स्नान के अनुरूप लक्षणों से उनका नामकरण कर लिया जाता है। स्थानानुरूपे लिंगेर यथा कुक्षिशूलम नख भेद इत्यादि, जैसे कि कुक्षिशूल है, नख भेद इत्यादि। यहाँ पर कुक्षी और नख शरीर के अंग व स्थान विशेष है। नाना रूपे लिंगेर यथा शूलम इत्युक्ते कील निखातव वद वेदना विशेष एवोच्यते तथा भेद तोदादि भीरपि पीड़ा विशेष एवं मन्यते एवं गम्यते। वाता इति वात विकारः कार्य कारणों भेदोपचारत वातादिति पाठेतु वातादे हनुस्तंभादय इति युज्यम। मतलब ये बोल रहे हैं कि नामानुरूप लक्षण जैसे शूल आदि से शब्द से कील गाड़ने के समान पीड़ा होती है। शूल का मतलब कैसे है, त्रिशूल जो रहता है, त्रिशूल शिव जी का, उसमें जो बीच वाला भाग रहता है वो शूल होता है। तो यहाँ पे शूल शब्द बोल रहे हैं, तो या तो कील गाड़ने के समान पीड़ा होती है या शूल लग गया अंदर, वैसा होता है। इसी प्रकार तोद भेद आदि शब्दों से भी पीड़ा विशेष का बोध होता है। कार्य कारण के अभेदोपचार से यहाँ पर वात शब्द से वात रोगों का ग्रहण होता है। वातद इस पंचम्यंत पाठ से वात से होने वाले हनुस्तंभ आदि रोग का ग्रहण होता है। स्थान और नाम के अनुकूल अनुक्त रोग का भी अध्याहार कर लेना चाहिए। मतलब कोई भी स्थान पे वायु का विकार हो सकता है। नाम भी हम लोग ने यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन आप लोग को समझना है, ऐसे बोल दिया इन्होंने। इसको अनुक्त रोग, इसका अध्याहार कर लेना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे उक्त नहीं है। इन सब में पित्तादिकों का संसर्ग भी हो जाता है। पित्त अगर रहेगा तो क्या होगा, दाह पाक ये सिम्टम रहेंगे। कफ रहेगा तो स्तंभ रहेगा, बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहेगा, जो उक्त रोग के लक्षण अनुसार जाना जा सकता है। हनुस्तंभ, अर्धित, आक्षेपक, पक्षाघात, अपतानक आदि रोग बड़ा यत्न करने पर भी कभी कभी तो ठीक हो जाते हैं, कभी कभी नहीं हुआ करते हैं। किंतु बलवान मनुष्य के उपद्रव रहित और अल्पकाल जन्य रोग यदि नहीं हो तो साध्य हो जाते हैं। आप लोगों ने अनुक्त व्याधियां देखी होंगी बहुत सारी। अभी यही जो है ना, मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, ऐसे करके आयुर्वेद में नाम नहीं दिया है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस या मोटर न्यूरॉन डिजीज या डीमाइलिनेटिंग डिजीज, ये सब नहीं दिया है। तो उनको आपने सिम्टम देख के ही समझना पड़ता है कि वायु इधर चला गया, वायु ने ऐसा किया, वायु ने ऐसा किया। आप लोग को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग पेशेंट देखिए, जितना माधव निदान पढ़ते हैं। हाँ मोनिका मैम, आप बोलिए कुछ। सर, जो ये अनुक्त रोगों के बारे में सर हम लोग यूजुअली यही मानते हैं कि जो हमने पढ़ा है कि कि वायु के बिना कहीं पे पीड़ा नहीं होती, कंपन नहीं होती। तो जैसे हमने जो नानात्मज व्याधियां भी पढ़ी हैं, है ना, वो उससे रिलेट करके हम लोग फिर उसको वायु का ही रोग मान के उसकी चिकित्सा उस तरीके से करते हैं। इन्होंने मौलिक सिद्धांत बता दिया है। अभी जो व्याधियां नहीं बताई हैं, जो हैरिसन में आ रही है हर साल, मतलब न्यू एडिशन में नई नई बीमारी आ रही है, लेकिन वो बात ही है, वात पित्त कफ के बिना कोई रोग ही नहीं होता है। जी सर, इसमें ना एक खल्ली रोग के बारे में मेरे को ये पूछना था कि जो खल्ली रोग है ये कंटिन्यूअस ऐंठन होती है या जो जैसे एपिसोडिक होते हैं, बीच में ऐंठन हो गया फिर ठीक हो गया, उसको होती है? एपिसोडिक होती है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। लोग ना सोते सोते ना पैर का अंगूठा ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाता है और फिर नस पे नस चढ़ने लगती है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। उसमें ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री रहता है, वेगावरोध का रहता है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर कैसे हैं? ठीक ही हूँ, पूरा ठीक नहीं हूँ लेकिन हूँ ठीक। बोलिए सर। हाँ सर, तो इसमें सर जो है मैंने देखा सर कैल्शियम प्रिपरेशन दो आयुर्वेद की, तो अभी आराम मिलता है सर खल्ली में। कैल्शियम प्रिपरेशन वो कैसे? हाँ सर, टेम्परेरी रहता है, परमानेंट तो नहीं रहता है ठीक होना। साल पेशेंट सर रिकवर कर जाते हैं सर। हाँ, जब तक हम उसमें बस्ती और स्नेहन स्वेदन नहीं करें
वो नहीं ठीक होते। जी सर। और बताइए, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या उर्दूवाद के या फिर कोई ऐसे बात के? तो सर ये खल्ली के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं कि जिसका ये काफ मसल में पेन हो रहा है। जी, तो आप क्या दवाई देते हैं सर? तो सर मैं तो ये देता हूँ, एक कैल्शियम प्रिपरेशन दे देता हूँ कोई पेटेंट, और सर बाद में सर दे दिया, और शीर वाला तेल, या पेशेंट लेने लायक नहीं है तो कहते हैं घी, देसी घी या तेल, सरसों का तेल गर्म करके वहाँ पे लगाएं सर, जी तो पेशेंट को रिलीफ मिला करता है, जी, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है सर। वही सरसों का तेल भी वात शामक है ना, उष्ण है, जी सर। उष्ण है थोड़ा, वायु के अपोजिट शीत गुण को वो कम कर देते हैं। सर एक हाँ पेशेंट के बारे में पूछना है सर, पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए सर। सर एक पेशेंट है यूरिनरी ब्लैडर, वो कैंसर का सर, जी तो सर उन्हें करीब 2 साल पहले ऑपरेट कर दिया था उन्होंने। जी उसके बाद कहीं से वो अपने गोल्ड प्रिपरेशन वगैरह सब ले रहे थे, योगेंद्र रस, रसराज रस, और कांचनार गुलू, कोक्षा गुलू, चंद्रभावटी, इस तरह से ले रहे थे सर। जी तो पहले उन्होंने पैड कराया था, तो उसमें एंटी रिवाल पे रह गया था, तो वो तो डिजॉल्व हो गया एंटी रिवाल वाला, जी और गौमूत्र भरा लिया था उन्होंने सब। लेकिन सर अब अचानक उन्होंने अभी जून में पैड कराया, तो उसमें जो पोस्टीरियर वाल्व था जहाँ से ऑपरेट किया गया था, जी वहां पर मेटाबॉलिकली एक्टिव क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने। लेकिन अब क्या है, फिर से उन्हें अभी ये अभी फिर से दोबारा हिमोचूरिया हो गया था, जी और उन्होंने सर उसको क्या कहते हैं, क्षार तेल की उत्तर बस्ती ली थी। जी क्षार तेल की उत्तर बस्ती के बाद, ये पहले भी ली थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी फिर से उत्तर बस्ती ली तो उन्हें हिमोचूरिया हो गया। क्षार बस्ती के बाद सोचा कि भाई क्षार तेल के कारण ऐसा हो रहा है, और फिर से अभी फिर तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो लगभग 3 सेंटीमीटर का जो है ट्यूमर निकल के आया है सर अल्ट्रासाउंड में, जी और हिमोचूरिया हो रहा है सर। और हिमोचूरिया मतलब रुक जाता है और फिर होने लगता है। चार तेल का बस्ती ऐसे ही दे दिया गया, ऐसे ही दे दिया अब उस, सर किसी ने बताया होगा तो उन्होंने ली होगी। फिर वो डॉक्टर ने हेतु भी नहीं देखा, सिम्टम्स भी नहीं देखे और क्षार तेल का उत्तर बस्ती दे दिया। तो सर आप क्या करना चाहिए सर? अभी इसमें पहले तो वो क्षार तेल का उत्तर बस्ती बंद करना चाहिए और तिक्तक क्षीर बस्ती देने को बोलिए, बस्ती देने को बोलिए। हाँ, पित्त का शमन करना है, क्षार का अति सेवन वर्ज्य बोला है ना, किसी भी तरह से आप दे रहे क्षार से। और हाँ सर, सॉरी सर, एक मिनट सर, सर उन्होंने पहले लेखन बस्ती भी दी थी। हाँ, तो ये उल्टा पुल्टा कैसे भी चिकित्सा करने से तो होगा ही ना, अपने चिकित्सा का ही साइड इफेक्ट है। नहीं तो सर वो दोबारा से एक्टिव हो रहा है सर ट्यूमर ना, बात है ये सर, जो जो पैड सिम्टम में है। अनुपशय मिल रहे, अनुपशय का मतलब क्या होता है कि कोई भी बीमारी कुछ बढ़ रहा है तो वो चिकित्सा नहीं देना चाहिए उनके, वहां पे तिक्तक क्षीर बस्ती दे, घी पिलाए, और पीडक्स नहीं करे। ऑपिडेक्स नहीं मतलब खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml जी घी। सर, तो घी सर जो दाढ़ी कौन सा माती, लें सर? जी सर, घी कौन सा लें सर? दाढ़ी माती घृत, महातिक्त घृत या सादा घी, ऐसे कुछ घी जी सर, कुछ ज्यादा, शतावर्यादि घृत से कुछ घी जी सर। पिलाए खाने के पहले, खाने के बाद में, और बस्ती दे, तभी वो ठीक होगा। घी और दूध के साथ दे, दीपन पाचन करके। तो तिक्त क्षीर बस्ती दें सर? हाँ, तिक्तक क्षीर बस्ती दे, और देने के बाद और देखिए उत्तर, रिजल्ट अच्छा आता है। तो सर उत्तर बस्ती दें ना दे सर? उत्तर बस्ती में ना दे, कुछ भी बस्ती देने के लिए बोलिए। ठीक है सर। तो सर ये आपका जो हीरा मूंगली घृत है मंगाया हुआ सर मैंने, हाँ हाँ, तो ये दें सर? इरमुंगली घृत भी दे सकते हैं। ये मूंगली घृत तिक्त क्षीर बस्ती? अगर कैंसर है तो वहां पे इरमुंगली घृत से बस्ती दे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। नहीं कैंसर तो है सर, वो तो कंफर्म है, हाँ, तो पहले फिर भी था, दोबारा जो एक्टिव हो रहा है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव पेट स्कैन में आया है सर। जो आप तिक्तक क्षीर बस्ती देंगे ना, उसी में ये इरमुंगली घृत 50 ml डाल के मिक्स करके फिर देते हैं तिक्तक क्षीर बस्ती में। तिक्त क्षीर बस्ती 50 ml। हाँ, तो सर ये बस्ती कितने दिन तक दें सर?
कम से 1 महीना तो दीजिए ना डेली। और सर ऊपर से ओरली भी खाने को दें क्या? ये राउंड वगैरह ओरली भी खाने को यही दीजिए। ये मतलब 5-5 ml या हाँ 10 ml? जितना अग्नि है, उस हिसाब से। ठीक है सर। और रौद्र रस सर जो आपने मंगाया हमने आपसे, रौद्र रस भी दीजिए। पहले हिमेचुरिया जो सिम्टम है वो कम होने दीजिए ना। नहीं सर हीमोचूरिया रुक गया उनका। क्या दिए थे आप? तो मैंने सर वो दिया था क्या कहते हैं दुर्वासोरस। अच्छा अच्छा, तो आप हाँ दिए ना दुर्वास वरस दिए ना पित्त का शमन करने हाँ के लिए। हाँ सर। हाँ तो फिर ओरली दीजिए ना ये सब। 1-2 महीना दीजिए और फिर एनालिसिस करिए रिपोर्ट्स करा के। तो सर मैं रौद्र रस की 2-2 गोली दे दूं सर आपकी वाली? हाँ रौद्र रस लेखन करता है ना, पूरा सुखा देगा ग्रंथि को। ठीक है सर। तो मैं रौद्र रस दे दूं, तिक्की क्षीर बच्ची दे दूं सर? हाँ और सर कुछ तो देना इसके साथ में या नहीं देना? इतना दीजिए। और फिर वो K1 और K2 का फॉर्मूला है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, देखिए वो भी जी सर। कैंसर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। K1 और K2 का फॉर्मूला। जी सर। सर जो आप एक बताते हैं बैम्बू सूट का, जो कि बाम्बू ब्रेन शूट का ट्यूमर के तो लिए। ये सिर में अगर ट्यूमर होता है तो उसमें अच्छा काम करता है। अच्छा सर। मैं और इसका शायद ब्लेडर पे लिप कराया जाए तो काम करे शायद। और बाकी आप दीजिए ना, कांचनार गुगुल है, कांचनार कषाय है, आरोग्य वर्धनी, जी सर। चंद्र प्रभावटी, जी गंडमाला, सर। जो ग्रंथि को पचाए वैसा। मांस पाचक, मेदो पाचक, ये भी बहुत अच्छा काम करता है कैंसर में। जी सर। थैंक यू सर। सर बताइएगा रिजल्ट। जरूर सर, श्योर। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। प्रणाम। कल तो पूरा दिन ऐसे ही सुना सुना चल रहा था। हाँ सर, कैसी तबीयत है अभी आपकी? अभी मेरे को हेडेक हो रहा है और सर्दी है, नाक बंद है। तो आप क्या बारिश में भीगे थे क्या सर? इतना कैसे बारिश हो में भी गया? भीगा था और फिर मैंने छुट्टी तो नहीं लिया। कल मैं प्रशांत भट्ट जी के लिए कल पूरा दिन मैं दवाई ढूंढ रहा था। कल मैंने वहां से फोन भी किया था कि दवाई मिल गया, अम्बु शोषण गण, पीत मूल्यादि कषाय। मैं घर में तो ना बैठा था, मैं कुछ काम कर रहा था बाहर। तो सर आराम कर लेते ना। मेरे को आराम नहीं जमता। अच्छा, हाँ चलिए ठीक है सर। पेशेंट भी था कल सुबह। हाँ पेशेंट, हाँ ठीक है, आप बताइए। सर, एक पेशेंट के बारे में पूछना था। 63 इयर्स मेल पेशेंट है। हाँ उनको ना डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है। हाँ और अभी उन्होंने मतलब केओबी सिटी स्कैन करवाया। थोड़ी कंप्लेंट्स थी उनको, बीपीएच जैसे सिम्टम्स दिख रहे थे। जी तो उसमें राइट किडनी मेजरमेंट 7.4 इंटू 3.5 सेंटीमीटर और जी लेफ्ट किडनी 8 इंटू 3 सेंटीमीटर है। और दोनों किडनीज में ना थोड़ी मतलब स्मॉल साइज के अप्रोक्सीमेटली पेरेन्काइमल थिकनेस बढ़ी हुई दिखाई दे रहे हैं। 16.5 mm यहाँ पे दोनों साइड पे। और ठीक। बायलेटरल पेरिनेफ्रेटिक चेंजेस भी दिख रहे हैं, स्ट्रैंडिंग जैसे होते हैं ना वैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सिस्ट भी है बायलेटरल किडनी में। और एक सिस्ट है वो 16 इंटू 12 mm की है अपर पोल में राइट किडनी में। और सेकंड जो है वो 9.7 इंटू 7 mm की है लेफ्ट किडनी के अपर पोल में। तो मतलब यहाँ पे सर प्रोस्टेटोमेगाली जैसा भी दिख रहा है, क्योंकि प्रोस्टेट का साइज भी उसमें 3.4 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं और वो भी इंट्रोवर्टेड डिसेंडेंट जैसा है डायमीटर में। मेदोवृद्धि के लक्षण दिख रहे हैं सर इसमें, इस किडनी के अंदर। और कैल्सिफिक डेंसिटीज भी दिखा रहे हैं पेल्विस के अंदर। पहले एक एक करके करते हैं ना। तो किडनी सिस्ट है तो जी। हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए किडनी सिस्ट का फॉर्मूला। और हाँ वो अच्छा रहेगा। और बाकी आप इसमें बस्ती देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। सिस्ट क्या होता है? एक तरह से पानी रहता है, पानी का बुलबुला सिस्ट। तो वहां पे आप जैसे क्रव्याद रस हो गया, आम पाचक पट्टी हो गया, मांस पाचक, और रक्त और मेद के प्रसाद भाग से वृक्क बनता है। तो आपको रक्त पाचक, मेदो पाचक तो देना ही पड़ेगा, तभी वो स्त्रोतोरोध दूर होगा, आम का पचन होगा। तो ऐसे ही चिकित्सा करना है पहले आपको, स्टेप बाय स्टेप। बोले कैल्सिफिक एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स भी है सर। तो उसमें स्नेहन करेंगे, स्नेह करके फिर पाचन करेंगे तभी वो ठीक होगा। एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? रुक्ष गुण, परुष गुण, खर गुण,
वायु ने वहाँ पे ऐसे बढ़ा के शुष्कता बढ़ा के फिर उसके अंदर कैल्सिफिकेशन किया है। ओके। हाँ, आम को ही सुखा दिया और दूष्य को लेके वहां पे सुखा दिया। वहां पे स्नेहन होना जरूरी। आप स्नेहन बस्ती से करिए और पीड़क स्नेह से करिए, कैसे भी स्नेहन करते जाइए। ओके, ठीक है सर। तो इसमें बस्ती के लिए कौन सा ऑयल बेटर रहेगा? इसमें कोई भी तेल शीर सहचरादि चलेगा? हाँ, धन्वंतर या सहचरादि ना? हाँ, ग्रंथि का पाचन करना है तो सहचरादि, कार्पस हस्त्यादि। ठीक है सर। और तिक्त रसात्मक जैसे तिक्त क्षीर बस्ती, वो भी अच्छा काम करेगा। ओके सर, ठीक है, मैं करती हूँ। पेशेंट को बोल दीजिए कि 9 महीना या 1.5 साल भी लग सकता है, धीरे धीरे हम ठीक करेंगे और एक एक महीने में असेसमेंट करते जाएंगे हम। हाँ सर, एक्चुअली वो लोग बहुत सारा एलोपैथिक करवा चुके हैं, तो अभी कल ही मेरे पास केस आया, तो बोले मैडम इसमें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है और हो सकता है कि नहीं। तो मैंने बोला मैं थोड़ा सोच के बताती हूँ करके। जी, आप ये रिपोर्ट्स भेज दीजिएगा ना, फिर हम देख के और कुछ बता सकते हैं। हाँ सर, एक यूरोफ्लोमेट्री के रिपोर्ट्स भी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी, फिर बताइएगा आप शांति से। और आपके पिताजी कैसे हैं? ठीक है सर, अभी उनका भी माइंड थोड़ा चेंज हो रहा है, भाइयों का भी। वो कल परसों से ही बोले कि ठीक है हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं। फिर मैंने शीरो पीचू वगैरह तो स्टार्ट करा ही दिया था। तो अभी कल उनको थोड़ा कफिंग वगैरह का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा था, तो मैंने नस्य के बारे में, आपका ऑयल खत्म हो गया है सर, वो मुझे मंगवाना था क्षीर हाँ, वाला, मैं भेज दूंगा। है ना? और वचा ऑयल मिलेगा क्या आपके यहाँ सर? मैंने बहुत यहाँ पे सब ट्राई मिलेगा, किया। आपको जो चाहिए सब मिलेगा। हाँ सर, बस तो फिर क्षीर वाला और वचा ऑयल से मैं पहले स्नेहन करवाती हूँ। नस्य और बस्ती के लिए भी उनको थोड़ा प्रिपेयर करना बाकी है अभी, क्योंकि धीरे धीरे ले रहे हैं ना, तो उनके माइंड में भी थोड़ा आएगा, फिर मैं धीरे धीरे करती हूँ। जी जी सर। आप उनको एक गिलोय और मतलब एक इम्यूनिटी वाला एक हमारे यहाँ आता है लिक्विड, गिलोय, आंवला, तुलसी, हरिद्रा और एलोवेरा वगैरह का जूस है, वो उनको स्टार्ट करवाया है। जी, आपके पिताजी को ठीक करने का आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरा अच्छा कर जी दीजिए। जी सर, अभी मेरा दिमाग उसी में है, मतलब यही सब चलता रहता है दिमाग में कि कहाँ से कैसे क्या करें। एक आरती मैडम ने 2 शहर बस्ती के बारे में बताया था सर। हाँ, तो आरती मैम आपने बताया था। सर उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम थोड़ा कंफ्यूजिंग थे, तो आप थोड़ा क्लियर कर देंगे 2 शहर क्या बस्ती के इंग्रेडिएंट्स? उसमें क्या क्या है बताइए। हमको पता चला था वहां तक, ये है त्रिफला है, वचा है, यष्टि मधु और 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं भूल गई अभी, सब मैं देख के बताऊंगी। हाँ, आरती मैम हो तो उनको पता हो तो बता आरती दीजिए। मैम आप है क्या? प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम, सर बताइए। मेरे को लगा था आज आप रेस्ट करते तो अच्छा था, अब अभी भी आपकी तबीयत खराब लग रही है थोड़ी। हाँ, आवाज थोड़ी हैवी लग रही है सर। हाँ, मैंने सर वो ग्रुप में भेजा था, मैंने वो दिया था, पेशेंट था उसको मतलब ब्रेन ट्यूमर के साथ ही ना उसको पैरालिसिस हो गया था, तो उसका मेमोरी लॉस हो गया था, तो उस केस में मैंने दिया था दूसर वस्ती। तो मेरे को रेफरेंस तो मिल गया, बट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने उस समय हिंदी में लिखा था कहीं और मेरे को बट मिला नहीं, बट मैंने रेफरेंस मैम को भेज दिया था। पर मेरे हाँ को मैंने एग्जैक्टली देखा। उसके हिंदी के इंग्रेडिएंट्स और ये नहीं पता कि और किस में दे सकते हैं, क्योंकि मैंने जिस केस में दिया वो मैंने बता दिया। अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो सब जगह थोड़ा दे आप सकते हैं, गाइड करें। आम बात में दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में हम लोग देते हैं। क्या मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, उन्होंने भेजे हैं जो मिला। त्रिफला है, रासना, शतपुष्पा है, वचा है, मधु, हिंगू और सिंधव, इतना बताया। तो इसमें क्या डिफिकल्ट है, सब तो मिल जाता है। ओके सर, तो ये दे दूं ना, चालू हाँ, कर काढ़ा दूं? बना के उसका बस्ती दे दीजिए। ओके ठीक है सर, मतलब ऑयल फॉर्म में कुछ नहीं डालूं इसमें, सिर्फ काढ़ा से ही करूं? थोड़ा सा ऑयल ऑयल था, उसमें ऑयल था, मैंने जो डाला था यष्टि मधु घृत डाला था, मैंने खुद से हाँ सिद्ध वही मैं करके सोच रही यष्टि थी, मधु क्योंकि घृत ऑयल डाला से था। कुछ तो स्नेहन के लिए जाना चाहिए। जो मेन इंग्रेडिएंट्स मुझे 1-2 याद है, गुरुचि और यष्टि मधु मेरे को बहुत अच्छे से याद है, 3 या 4 इंग्रेडिएंट्स ही मेन थे। मेरे को एग्जैक्ट ये अष्टांग हृदय में भी है, वो मेरे को मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ से देखा था, बट उससे मतलब 7 to 8 इसमें डेज में है ना ना, patient- सुश्रुत का रेफरेंस आपने दिया था। हाँ जी, मैं दोस्तों सुश्रुत का दिया था, ये अष्टांग में भी है, और उससे क्या था कि पेशेंट ना 8 डेज में ही उसका मतलब, जैसे पहले वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ में भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, ऐसी थी उसकी कंडीशन।
और 8 डेज के अंदर योग वस्ती दी थी मैंने उसको। 8 डेज के अंदर ही उसको ये क्लियर हो गया था कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरी बेटी है। मतलब उसको ऐसा क्लियर होने लगा और वो अपना नाम भी बोलने लगा था। उसको अपना नाम तक भी याद नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था। तो और फिर यष्टि उसके बाद मधु मैंने आपने थोड़े डाला, यष्टि मधु तो मेद्य है, आपने दिमाग पे भी काम कर दिया। यष्टि मधु गुरुची, मेरे को 2 चीजें बस अच्छे से याद है। मेरे को एक्चुअली हिंदी वाला उसका मिल नहीं रहा, वो अष्टांग में से भी था कुछ उसका, तो दोनों मैंने मिक्स करके कुछ ऐसा करके दिया था और उसमें यष्टि मधु घृत खुद से बना के दिया था। और ये मेध्य घृत कोई डाला था मैम मैंने उसमें। ओके ठीक है, बिना मतलब घृत के बिना घृत के मैंने कभी नहीं दिया ये निरुवस्ती। घृत था उसमें, ये 100% श्योर है। मेरे को एक्चुअली मिल नहीं रहा, वो अष्टांग वाला नहीं मेरे को मिल रहा कौन से चैप्टर में था, बट ये मैंने अष्टांग में से लिया था। अभी तो ये मेरे को सुश्रुत, संस्कृत में से मिला, बट मैंने अष्टांग में से लिया था इसको। हाँ सुश्रुत में अलग कंटेन है मैम, इसमें सौंठ, हाँ मुलेठी, वही मैं बोल इंद्रयनी, रही थी कि मदन उसमें फल है। अलग था। अष्टांग वाला अगर कोई बता सकता है, क्योंकि मेरे को सीरियसली वो याद नहीं है। मेरे को जिस दिन मिला मैं जरूर शेयर करूंगी। लिखा हुआ है मैंने कहीं, पता नहीं क्या कौन सी कॉपी में रह गया है वो। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं समझ गई मैम, मतलब यहाँ पे मेद्य और दीपन हाँ द्रव्य डालने हैं ना। मतलब उसमें 3 या 4 द्रव्य ही थे और सारे मेध्य द्रव्य थे, और जो घृत था वो भी मेध्य ही था। और उसे इतना इंस्टेंट रिजल्ट था, मतलब मैंने 8 दिन में मैंने खुद उस पेशेंट का सारा देखा। और साथ में एक चीज और मैंने की थी, क्योंकि उसमें मेमोरी लॉस था, उसको ये मेध्य द्रव्य से धूपन भी किया था। मतलब ये साइड में ये दोनों ट्रीटमेंट चले थे और 8 डेज में ही उसकी रिकॉग्निशन काफी ज्यादा ठीक हो गई थी। मतलब 30-40% रिकॉग्निशन हो गई थी। तो फिर मैंने उसका एक मॉडर्न का एक स्केल आता है जिसमें मेंटल स्टेट की असेसमेंट रहती है, तो वो भी मैंने उसका परफॉर्मा एक भरा था बिफोर आफ्टर का, क्योंकि मेरे लिए वो एक बिल्कुल नया सा केस था। तो उसमें भी मैंने देखा, तो उसमें भी काफी सारे उसके जो पैरामीटर्स थे वो चेंज हुए थे वस्ती देने के बाद। 8 दिन के बाद फिर दोबारा मैंने उसको ऐसे रिपीट किया, ऐसे 16 दिन किया, तो ऑलमोस्ट काफी पैरामीटर्स उसके चेंज हो गए थे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है जोशर बस्ती में। जी मैम, मैम उनमें भी एक इसी बार तरह के इंग्रेडिएंट्स रिपीट सिम्टम्स कर हैं। देंगे, इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दीजिए जरा। मैम दोनों में अलग अलग बताया है। सुश्रुत के अनुसार है वचा, सौंठ, हिंगू, वचा, सौंठ, हिंगू, मदन फल और मधु और सेंधव। और एक जो बताया है कोई इंग्लिश बुक का रेफरेंस है, तो उसमें रासना एडेड है इन सब द्रव्यों के अलावा, रासना, त्रिफला, बाकी के तो सेम ही है। और मधु यष्टि और वो हाँ मतलब ये आरती मैम ने बताया, तो उसके अंदर उन्होंने अच्छा। यष्टि, मधु और मेध्य द्रव्य डाले थे अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग। मतलब हम भी चेंजेस करके कर हाँ सकते हैं ना हाँ सर, कर सकते हैं, बट उसमें मेन जो क्योंकि मेरे टेक्स्ट फादर के केस में भी ऐसे ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको अगर आपको कुछ नहीं पता लगता, जो चरक में 4 मेजर रसायन है ना, तो बिल्कुल सिंपल गुरुची है, यष्टि मधु गुरुची, उसमें, यष्टि, मधु, एक और है उसमें शायद शंखपुष्पी, और एक और है उसमें 4 है वो। ओके, ज्योतिष में तो मैं देख लूंगी। 4 है, मतलब स्टार्टिंग में ही है, चरक में है। तो गुरुची यष्टि मधु आप वहां से ले सकते हैं, क्योंकि वो तो है ही अल्टीमेट रसायन। और गुरुची तिक्त रस भी है, तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। गुरुची यष्टि मधु तो लीजिए, और उसके साथ 2 इसमें से हिंगू भी बहुत अच्छा काम करेगा, हिंगू और बचा, ये दोनों ले सकते हैं। बाकी सर ज्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं, मेरा इतना हिंगू और बच्चा जो है ना एक्सपीरियंस। संज्ञा स्थापन गण में, तो हाँ वो वो संज्ञा 3 स्थापन गण होते हैं। जी जी। बाकी सर धूपर में मैंने हिंगू और बच्चा दोनों डाला था। तो और सर उनको आप ये थायराइड का भी ठीक है कैंसर आया है, हाँ जी, थायराइड कैंसर आया है बायोप्सी में। जी। तो यहाँ पे गंडमाला, कंडन रस और कंचना और गुगली शुरू करो ना मैम। जितने भी ब्रेन से रिलेटेड कैंसर है ना, क्योंकि थायराइड भी हार्मोन ही है ना, उसका जो मतलब पिट्यूटरी से रिलेट प्रोटीन है होता ना, है। तो जी इसमें भी एक्शन करेगा। मेरे वाले को ब्रेन ट्यूमर से बाद में पैरालिसिस हो गया और फिर मेमोरी लॉस हो गया था, ऐसा था वो। सेम सेम मेरे फादर के केस में ऐसा ही है मैम। नहीं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी, मेरे को स्ट्रांग वाला आप कहीं आरती मैम सब डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रही हैं, आप इतना अच्छा रिजल्ट देती हैं तब भी। सर ये मेरे बड़ा ड्रॉबैक है, अब करूंगी शुरू ये। कोई ड्रॉबैक नहीं है, आरती मैम परफेक्ट है, सब करेंगी हाँ अब। सही है, अच्छे से कर रही है मैम। प्लीज आप थोड़ा रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन करिए, ये बहुत अच्छा मैम ये रिजल्ट भी बहुत देगी। जरूरी है हम लोगों के लिए। हम लोग ट्रीटमेंट करके पेशेंट ठीक करके छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर जब हमारे को ये दिखाना होता है कि हमने क्या किया, और जो हाँ अगले क्या किया है वो patient- रखना जरूरी है। अभी देखिए मेरे हाँ फादर के केस में ही बताऊं तो मेरे फैमिली वाले ही बिल्कुल मानने को रेडी नहीं कि आयुर्वेद से भी ऐसा कुछ मतलब
इतनी जल्दी रिजल्ट भी मिल पा रहा है। तो अभी मुझे उनको एक्सप्लेन करना है ना, तो मैं अनुरुता मैम के मैम रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो आप इसी तरह ना से अगर आपके भी होंगे ना तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब उनको आप कन्विंस ना करने जरूर में अच्छा करिएगा, लगेगा। उनको ऐसे छोड़िए मत। तो मैंने जो पेशेंट लिया था, सर को पता है, मैं डिस्कस करती थी, वो कोलन कैंसर, वो एक्सपायर हो गए। उनका अच्छा। ये कहना था कि वो एलोपैथी में गए और डॉक्टर ने बोला कि इनके पास समय नहीं है, आप सेवा कर लीजिए। तो वो डेथ हो जी चुकी थी लेडी की। तो मैंने उसकी बेटी से बात की, तो उन्होंने बोला कि हमें पता है कि उसने जाना ही है, इसलिए हम ट्रीटमेंट ही नहीं कराना चाहते। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आयुर्वेद में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। सर जी मैम, वो बैठे तो यहाँ हमें पे। पता ही है मैम, लेकिन अभी लोगों को कन्विंस करने के लिए मतलब हाँ, उनको नहीं, प्रूफ चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि अपनी फैमिली को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम रहता है, बट आप हिम्मत मत हारिएगा और पूरा 100% आप अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए। बाकी भगवान है करने वाला है ना। नहीं अभी मतलब वो थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो गए हैं मैम, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि कैसे जल्दी से जल्दी, अब जैसे आपने 2 शरबस्ती का बताया ना, तो अभी मैं इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करने में लगी हूँ, तो बस्ती प्रिपेयर करके उनको और शरबस्ती दे ये दूंगी। अकेले के लिए भी होती है दोषर बस्ती। इसका है कहीं रेफरेंस, बाथर, पित्थर, कफर और उत्क्लेशन बस्ती। सर ज्यादा ओके। जानते होंगे लिटरेचर, मतलब मेरे को उतना बराबर याद नहीं। ऐसे ही रहता है। हाँ, उत्क्लेशन बस्ती मतलब उत्क्लेश करना दोषों का, दोषहर बस्ती, शोधन बस्ती, ऐसा रहता है। तो उनको अभी सर थोड़ा साथ में कफिंग हमें वगैरह भी स्टार्ट अनुवासन हो गया है जरूर देना फेस होगा में। क्या? सर हाँ जी। अनुवासन साथ में ऐड ही करना होगा ना? अनुवासन के बिना तो नहीं देंगे, या अनुवासन के नहीं, बिना भी दे सकते हाँ हैं? नहीं, पहले तो दशमूल पात से और थोड़ा निर्गुंडी पत्र का काढ़ा बना के उसके अंदर पहले अनुवासन ही करूंगी, और उसके बाद ये 2 करूंगी बस्ती। लेकिन ना जैसे जैसे बस्ती देते हैं ना, बॉडी में चेंजेस होते जाते हैं, और ऐसे मतलब लगता है कि बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। जो जी सर। ग्रंथों में है वो एकदम सच में आप्त वचन है, सच में फायदा होता है। जी सर। यस सर। क्योंकि ये मदन फल डाला है ना, तो धीरे धीरे दोषों को निकालते जाता है, तो बहुत अच्छा जी फायदा होता सर। है। अभी तो उनकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब पूरा दिन सुन बैठे ही रहते हैं, उनको अभी खाया क्या पिया क्या कुछ भी याद नहीं है। उन्होंने कहा दोपहर ना में कि जाके। मेदे द्रव्य देने से वो 2 लोगों में रिकॉग्निशन नहीं था, वो आने लगा। आरती जी मैम ने जी। अभी बताया ना। हाँ हाँ, वही मुझे करना है, मैं करूंगी श्योर। सर तब तक ओके इसमें अगर सर। हम ये वाला नहीं दे सकते तो अनुवासन के तौर पे या फिर मात्रा बस्ती के तौर पे हम अगर स्नेह बस्ती शुरू कर दें तो वो भी धीमे धीमे वर्क करना शुरू कर देगी, अगर जब तक मैम अपना ये कह रही आशा ना। मैम, आप ना बच्चा तेल का बस्ती दीजिए, इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा ना, इतना बढ़िया कि क्या बताए। पर लेकिन वचा वमनोपग है तो उससे कुछ नहीं होगा क्या बस्ती उसके लिए? बस्ती बस्ती देना है मैम, बस्ती बस्ती। देना है, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं इसलिए मैं सोच रही हूँ, क्योंकि वचा का नस्य भी लेते हैं ना, तो अगर ज्यादा हो गया तो पेशेंट बोलते हैं कि ऐसा नहीं सिम्टम्स होता, आ रहे हैं हेडेक। 101 आवर्ती वाला दीजिए, कुछ नहीं होता। सर मैंने भी अपने ठीक है। पेशेंट से जो बच्चा तेल का अभी नस्यम शुरू किया है सर, चीरबला के बाद में। देखिए मैं रिजल्ट बताती हूँ। अभी मैंने उसको कल या परसों 2 बार ही बच्चा तेल का नस्यम दिया है। और जो तेरा वाला ना, जो मैंने भेजा हाँ था, सर आपने भेजा है तो वही क्या वाला। उसको लेने से उल्टी आए क्या? नहीं कितना सर अभी नहीं आया, मैंने अभी तो डोज बहुत कम रखा है, आपका वाला डोज तो नहीं रखा है सर। अभी तो सिर्फ 5-10 ml की ही मात्रा दी है सिर्फ उनको, ml नहीं सॉरी, 5-10 ड्रॉप्स की सर। कुछ नहीं होता, पूरा बॉटल भी डाल देंगे ना, कुछ नहीं होता। हाँ सर तो अभी सर स्टार्ट ये किया आप है। जो वचा तेल बोल रहे हैं उसी के अंदर हम ये द्रव्य डाल दें, इसमें 2 शरबस्ती के बताए हैं, हाँ सौंठ हो गया, हिंगू हो गया हाँ, और त्रिफला हो गया। बॉडी ठीक को है, जो जितना चाहिए वो रहेगा ले लेगा, बस्ती में बाकी भी। नहीं चाहिए तो एक्सपेल कर देगा। बॉडी को ओके डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो आप भेज देंगे सर हाँ, वचा मैं तेल भेज, और, है ना? हाँ ठीक है। मैम इसमें ना एक शीट आती है मिनी स्टेट मेंटल एग्जामिनेशन की, आप ना मैंने नेट से डाउनलोड की थी। तो वो आप रोज उसका मतलब उनका चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं उसमें क्या करती थी, क्योंकि मेरे को तो ऐसा, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं था कि मैं उनसे पूछ लेती थी, बट कुछ जी ऐसे समझ नहीं पड़ता था कि क्या उसमें ना बहुत डिटेल में लिखा है। तो आप वो अगर रोज के रोज लेते हो ना, वस्ती देने के बाद, मतलब वस्ती देने के 2 या 3 दिन बाद आप शुरू कर देना, तो आपको बिफोर और आफ्टर में बहुत क्लियर फर्क पता लगेगा। मतलब है वो सारी नॉर्मल इंग्लिश में लिखी हुई चीजें हैं, बट चीजें बहुत क्लियर ओके होती जाती है कि क्या फर्क पड़ रहा है, और थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है हमारा। ठीक है मैम, कौन सी बताइए एक बार फिर से बोलेंगे? मैं आपको भेजती हूँ मिनी हाँ स्टेटमेंट, ठीक है। बस ग्रुप में होगी भेज दीजिए, मैं भेज। ग्रुप में। जी जी। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच आरती मैम। जी जी थैंक यू सर। हाँ सर, बोलिए सर। सर अभी कल से एक नया एक केस स्टार्ट हुआ है। हाँ एक लड़की है करीबन 28-29 साल की। हाँ को मेद वृद्धि है, उसका वेट करीबन 100
114 किलो के आसपास है और पीसीओडी की पेशेंट है और मेंशेस भी नहीं आते हैं उसके। तो अभी तो कुछ उसको एक्चुअली बाहर की थी कि केस बाहर का था पेशेंट, तो अभी तो शमन दवाइयां देके उसको भेज दिया था। तो उससे उसका वेट 3 kg कम भी हो गया करीबन 20 दिन में। तो अब सर उसके लिए लेखन वस्ती और अनुवासन वस्ती प्लान किया है और उद्वर्तन का प्लान किया है। तो जैसे कि सर एक बार बात हुई थी कि कुलत हृदय चूर्ण में सरसों का तेल बना के जैसे अपन उपटन बना लेते हैं वैसा उसको उद्वर्तन करना है। तो ये ठीक है सर? सही बात है, हाँ सही है। और दूसरा सर उसको मैंने कल पहली वस्ती थी उसकी, तो मैंने उसको कल सहचर और आपका सरसों के तेल का अनुवासन वस्ती दिया 100 ml, 70-30 का रेशियो रखा था मैंने। तो इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं यदि अच्छे से डाइजेस्ट होता है तो। हाँ मतलब 100 ml के ऊपर करें कि सरसों 100 ml के ऊपर दे सकते हैं, रुकना चाहिए, बॉडी में रुकेगा नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ तो कल तो रुका उसका मतलब कल रुका भी, और कल रात में फिर मैंने विरेचक वट्टी भी खिला दी थी कि सुबह अच्छे से मोशन हो जाए। तो आप रिजल्ट देखिएगा, वो बोलेंगे ना कि विरेचन के साथ में फैट्स गिरा, ऐसे बोलेंगे। जी जी जी। और फिर इंच लॉस देखिएगा कितना होता है, 7 दिन में इंच लॉस बहुत होता है। ठीक है सर, तो ऐसा चलने दें जैसा बताया मैंने आपको। हाँ। लेखन वस्ती में मैं उसको त्रिफला का काढ़ा बना के दे रहा हूँ। उसमें त्रिफला 100 ग्राम है, उसमें कुल्थी चूर्ण है, वायविडंग है और नागर मोथा है और उसके साथ में उसमें गौमूत्र और सिंदरवादी तेल और मधु, ये प्लान किया है सर मैंने। तो इसमें और कुछ और मतलब अपडेट हो सकता है इसमें क्या? इसमें बहुत सारा होता है, पहले पेशेंट को साथ में वो भी देखिए कितना उसको सहन होता है कितना नहीं। तो आज तो उसका मतलब आपका नुरुवस्ती का डे 1 है, तो आज देखते हैं सर उसको देके अपन। हाँ तो सर ऐसा कर लें कि उसको ज्यादा क्वांटिटी में ना देके करीबन मतलब वो होल्ड जितना कर सके तो करीबन 400-500 ml। हाँ होल्ड करके थोड़ा वॉकिंग करा दीजिए, फिर जब बस्ती प्रत्यागम होता है उसको थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। तो ठीक है सर, अभी मतलब लेखन में फिर ये चलने दें कि उसमें और कुछ चेंज तो नहीं करना। इतना भी करिए, फिर रिजल्ट देखते हैं ना, अगर वो स्टेगनेंट हो जाए, रुक जाए, तब हम चेंज करेंगे। एक तो देखिए आपको पैसा भी बचाना है, सेव करना है। आप बहुत सारा दवाई लाएंगे, बहुत सारा, और पेशेंट उतना अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या आपका लॉस होगा। जी नहीं, मैंने त्रिफला का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि त्रिफला का मतलब अस्थि ही यदि अपन दे दें तो उससे भी वेट लॉस हो जाता है। हाँ ठीक है ना, आप करिए ना। बस तो ये सर आप बस्ती देंगे तो वायु का प्रकोप ना होते रहे, इसलिए थोड़ा अनुवासन भी डालते रहे। सर किस चीज का वस्ती दिया था आपने वेट लॉस के लिए? अल्टरनेट दे रहे हैं अभी, मतलब एक दिन अनुवासन दे रहे हैं, एक दिन आपका लेखन वस्ती, मतलब आप काढ़े वाली वस्ती कर रहे हैं, नुरु वस्ती कर रहे हैं। अनुवासन और लेखन में क्या क्या दे रहे हो आप? 15 डेज का रखा है सर अपन ऐसा। और एक क्वेश्चन और है मेरा, उद्वर्तन जो मतलब अपन कर रहे हैं तो उसको करीबन 45 मिनट के आसपास करा रहे हैं, तक सफिशिएंट है ये समय? अच्छा, उसमें सरसों का तेल का कुछ रेशियो रहता है कि अंदाज से वो तो थोड़ा सा अंदाज से थोड़ा डालिए कि बॉडी को ड्राइनेस ना आए, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा हल्का सा। एक्चुअली कल तो ज्यादा डल गया तो वो हमारा पूरा का पूरा मटेरियल ही वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं होगा, वो लेप जैसा हो जाता है फिर। तो उसको मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं कि एक बार करके उसको हटा दें? हाँ हटा दीजिए, लगा के रखने दीजिए अगर लेप जैसे है तो। नहीं, जैसे कल उसको जब दिया ना तो वो तो पूरा जैसे अपन ओपटन नहीं करते हैं अपन जब जैसे अपन ये लेप हो गया ना, उद्वर्तन नहीं हुआ। उद्वर्तन तो ड्राई ऐसे रगड़ने जैसा होता है। सर आप उसमें पाउडर की मात्रा बढ़ा देते। पाउडर डाल दो दूसरा, और वो तो बिगड़ लेडी रहती है, हमारा क्या टेक्नीशियन करते हैं, हम बाहर आ जाते हैं तो देख नहीं पाते। बाद में जब मुझे देखा वो तो पूरा का पूरा अच्छा खासा मतलब उपटन बन गया था, जैसे अपन फेस पैक लगाते हैं ना। मटेरियल अपने सामने बनवा के दिया करिए सर, ये स्टाफ पे छोड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। मटेरियल अपने सामने बनवा के उनको अंदर भेजा करिए, और उसके बाद सर अगर ऐसा कुछ हो तो बस उसमें अपना उद्वर्तन के पाउडर की मात्रा बढ़ाइए। और या फिर यव का भी काफी अच्छा इसमें प्रयोग होता है। यव का मैं कोलकुलतादी और अपना जो उद्वर्तन पाउडर बनाती हूँ उसमें यव के चूर्ण का भी प्रयोग करती हूँ, तो उससे मात्रा बढ़ा के फिर आप उसको नेक्स्ट डे प्रयोग कर सकते हैं पेशेंट के लिए, उद्वर्तन आपको कराना ही है तो। जी जी हाँ, ये कर सकते हैं, ये बोला आपने कि नेक्स्ट डे पर मात्रा बढ़ा के यूज कर सकते हैं। तो उसमें सरसों के तेल की मात्रा कम रखनी है अपन को।
हाँ, रबिंग होनी चाहिए ना, रबिंग नहीं होगी तो फिर वो हीट जनरेट नहीं होगी, चाहे हमारे इंग्रेडिएंट्स कुछ भी हो, लेकिन अगर फैट के ऊपर रबिंग नहीं होगी तो वो हीट जनरेट नहीं होगी, तो ऐसा कि वो हाथ चल भी पाए और वो हीटिंग भी क्रिएट करे, इस तरह का पाउडर का एक थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना मोयन डालना, हल्का सा आप सरसों के तेल का उसमें प्रक्षेप डालिए। जी जी, एक्चुअली इसके पहले मैं जब करता था ना तो जो सरसों का तेल यूज नहीं किया मैंने कभी, मैं तो डायरेक्ट उद्वर्तन करा देता था पाउडर से ही, तो बढ़िया हो जाता था। सर हम तो ऐसा करते हैं, पहले ऐसे थोड़ा हल्का सा मसाज ऑयल से कर देते हैं, फिर उसके बाद रब करते हैं, तो उसको ज्यादा वो नहीं लगेगा, तो वो अच्छा रहता है। ये भी एक अच्छा है, क्योंकि पेशेंट ये भी हम लोग यही करते हैं। रिलैक्स हो जाता है, जब उसको अभ्यंग होता है तो उससे उसको रिलैक्स हो जाता है, फिर उसके बाद पाउडर मसाज करो तो उसको इरिटेशन भी ज्यादा नहीं होता। और ऑयल डाल के आप करेंगे ना तो उसमें ये होगा भी नहीं सही से, नहीं होगा, उद्वर्तन नहीं होगा ठीक से, और फैट भी नहीं, फैट भी नहीं डिसॉल्व होगा। मुझे भी तो एक काम करें, पहले सरसों का तेल का मसाज करा दें, उसके बाद उद्वर्तन करा देते हैं। हाँ, अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि नया क्लास में जाना है।